सो हेलो गाइस, मैं हूं चिराग एक और वीडियो के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं चिराग सर के अकाउंट्स के टक्कर में। आज अपनी स्पेशल वीडियो यह है राजस्थान बोर्ड के जो प्रीवियस पेपर है, प्रीवियस बोर्ड पेपर्स है 2022, 23, 24 उसके एमसीक्यूज और फिलअप से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम वेरी शॉर्ट शॉर्ट और इसी तरीके से आगे कवर करते रहेंगे सारा पार्ट, क्योंकि सबकी रिक्वेस्ट थी सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आओ सर, कुछ है ना अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट या हमारे डाउट्स है प्रीवियस पेपर में तो वो सॉल्व कीजिए। तो इसलिए मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूं। 3 या 4 वीडियो बनेगी जिससे आपका सारा पार्ट कवर हो जाएगा। अभी हम ले रहे हैं 22, 23, 24 के एमसीक्यूज और फिलअप। तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करना, अपने फ्रेंड्स अपने कलीग्स उन सबके साथ शेयर जरूर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अपना कौन सा पेपर 2022 का। इसके एमसीक्यूज की बात कर रहा है, याद रखना जब हम 22 की बात करते हैं तो वो 21, 22 होता है, और 23 की बात करते हैं तो 22 और 23 सेशन था। तो उसमें आपका पूरा कोर्स आता था। तो उसमें एनपीओ भी आता था, जो आपको पता है कि आपके 23, 24 से डिसकंटिन्यू हो गया, क्योंकि रैशनलाइज कर दिया गया था। राजस्थान बोर्ड में 70% ही आपका कोर्स रह गया था, तो 30% हटा दिया गया था, जिसमें एनपीओ हटा दिया गया था। और जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कंपेरेटिव और कॉमन साइज ये था ना, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड वाला, ये भी हटा दिया गया था। और लास्ट बोल सकते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, हाँ, तो वो भी आपका हटा दिया गया था। तो 3 हटा दिए गए थे। तो जब भी आप 2022 यानी 21, 22 का पेपर देखोगे और 22, 23 का देखोगे, तो उसमें आपको एनपीओ कवर नहीं करना। तो ये पहला क्वेश्चन आप हटा देना, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, यानी पहला एमसीक्यू करने की जरूरत नहीं है, एनपीओ का है। तो जो जो होगा मैं आगे आपको बताता जाऊंगा कि ये आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो है उसको तो सॉल्यूशन में आपको साथ साथ करवाता जाऊंगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल टू रिसीव डैश इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड नहीं होता तो आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, सैलरी बोनस कमीशन रेमुनरेशन नहीं दिया जाएगा पार्टनर को, ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा उससे। और अगर उसने लोन दिया है फर्म को तो उसको इंटरेस्ट जो मिलेगा यानी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना मिलेगा, 6% पर एनम दिया जाएगा। तो फर्म क्या करेगी, कह रहा पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल टू रिसीव, तो पार्टनर को क्या नहीं मिलेगा, सैलरी भी नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा, और फी एंड कमीशन भी नहीं मिलेगा। तो हम क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही नहीं मिलते। अब देखिए यार रखना, जब भी आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है या रियलाइजेशन अकाउंट है, उसका नेचर बोले तो यार रखना वो नॉमिनल होता है। ऐसे ही अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी है, उसका भी नेचर जो होता है वो नॉमिनल ही होता है। नॉमिनल आपको होता है जिसमें सारे एक्सपेंस लॉस और इनकम एंड गेन से रिलेटेड पार्ट आते हैं। तो इसका मतलब सर जहां प्रॉफिट या लॉस निकलता है वो कौन सा नेचर होता है, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होता है। ओके, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है। फिर देखिए ये आपका कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल से रिलेटेड, कि एज पर टेबल एफ ए कंपनी कैन पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। याद रखना एक होता है कॉल्स इन एडवांस और एक होता है कॉल्स इन एरियर। तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक बार तो टेबल एफ भी पूछ ली थी कि इंटरेस्ट किस टेबल के अकॉर्डिंग दिया जाता है, तो टेबल एफ के अकॉर्डिंग, ये आपको याद रखना है। अब देखिए कॉल्स इन एरर की बात करता है तो उस पे कंपनी 10% पर एनम इंटरेस्ट लेती है, तो लेती कम है देती ज्यादा है। तो कॉल्स इन एडवांस पे क्या करेगी, शेयर होल्डर को वो कितना इंटरेस्ट देगी, कंपनी 12% देगी, तो देती ज्यादा है मिलता कम है। तो कॉल्स इन एरर पे 10% है और कॉल्स इन एडवांस पे 12% है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी 12%। अब आपको पता है डिबेंचर होल्डर कंपनी के लिए क्या होते हैं, ओनर थोड़ी होते हैं, ओनर तो शेयर होल्डर होते हैं। कस्टमर तो कस्टमर है, जो कि माल खरीद रहा है हमसे, सीधी सी बात है, तो वो तो हमारा कस्टमर कहलाएगा। तो ओनर जो होते हैं वो होते हैं शेयर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर क्या होता है, लोन प्रोवाइडर। कंपनी इस पे क्या देती है, उन्हें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। ओके, 6 डिबेंचर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर क्या कहलाते हैं, वो कन्वर्टेबल। और जो नहीं कन्वर्ट होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल में दो होते हैं, फुली होली या फुली कन्वर्टेबल और पार्टली कन्वर्टेबल। ऐसे होते हैं रिडीमेबल, जिनकी एक स्पेसिफिक मैच्योरिटी पीरियड होता है उसके अकॉर्डिंग ये रिडीम हो जाएंगे। रजिस्टर्ड, जिनका नेम जिसकी सारी डिटेल कंपनी के डिबेंचर सर्टिफिकेट में लिखी हुई होती है, यानी उनका नाम लिखा होता है, उनको ही इंटरेस्ट मिलेगा और मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। बियरर क्या होते हैं, जो मेयर डिलीवरी से ट्रांसफरेबल हो जाते हैं। तो अगर मैंने आपको दिए डिबेंचर तो मैच्योरिटी पर आपको पेमेंट मिल जाएगा या इंटरेस्ट का अमाउंट भी आपको मिल जाएगा, ऐसे तो उसे बोलते हैं बियरर। तो हमारे केस में क्या होगा, ये डी ऑप्शन होगा। ओके, अब देखिए 7 क्या बोल रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इन इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट
और बैलेंस शीट इंक्लूड द फॉलोइंग। इसका मतलब क्या बोला, जब बैलेंस शीट बनती है और इक्विटी एंड लायबिलिटी दिखाते हैं तो उसके बाद जब हम शेयर कैपिटल दिखाते हैं तो शेयर कैपिटल में अमाउंट कौन सा आता है बाहर, तो हमें पता है ऑथोराइज तो नहीं आता, इश्यूड भी नहीं आता, इश्यूड के बाद आता है सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, तो पेड अप कैपिटल का पार्ट आता है। रिजर्व भी नहीं आता, रिजर्व तो क्या होता है अनकोल्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कि कंपनी ने लिक्विडेशन के समय रखा है, तो हम क्या बोलेंगे सी ऑप्शन रहेगा। तो 7 का क्या आएगा सी, जो कि बाहर शो होता है बैलेंस शीट में, बाहर कौन सा शो होता है सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, याद रख लेना। फिर है 8th, कह रहा है इन केस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, अगर एंट्री पास की जाती है तो विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो आपको पता है अगर एंट्री पास की जाती है, एक तो होता है एंट्री पास नहीं की गई तो नरेशन में ही लिख देते हैं बैंक टू बैंक लोन के साथ, लेकिन अगर एक और एंट्री पास करते हो तो उस केस में क्या होता है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्या होता है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, ये तो होता है। तो कौन सा डेबिट करोगे तो डिबेंचर सस्पेंस, अगर बोलता कौन सा क्रेडिट करोगे तो डिबेंचर आता, लेकिन डेबिटेड बोला है तो सी ऑप्शन होगा। ओके, फिर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके लिए यूजफुल है, देखो एक तो इंटरनल यूजर होते हैं और एक एक्सटर्नल होते हैं। अगर आप इंटरनल की बात करोगे तो देखो जैसे मैनेजर शेयर होल्डर इनकी बात कर रहा है ना, तो ये कंपनी के एक तरीके से क्या ओनर है, कंपनी के काम करने वाले लोग हैं, तो सीधी सी बात है इंटरनल कहलाएंगे। फिर कुछ एक्सटर्नल भी होते हैं तो हम क्या बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सबके लिए ही यूजफुल है, एम्प्लॉयज के लिए भी है, मैनेजर के लिए भी है, शेयर होल्डर के लिए भी है। शेयर होल्डर एक्सटर्नल है, गलती से मैंने इंटरनल बोल दिया होगा, शेयर होल्डर एक्सटर्नल है, तो हम क्या बोलेंगे ऑल ऑफ दी अबव, याद रख लेना। वैसे आपने 11 में कवर किया था, आपको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस क्या होता है, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए क्या पे करते हैं उसे सैलरी देते हैं, रेमुनरेशन देते हैं, उसे वेजेस देते हैं, तो याद रखना कंपनी के केस में तो चाहे सैलरी हो चाहे वेजेस हो जाएगा किसमें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। फिर सोशल सिक्योरिटी के जो भी कंट्रीब्यूशन होते हैं, इसका मतलब क्या होता है उसका पीएफ सैलरी में से कुछ हिस्सा पीएफ के फॉर्म में काटा जाता है, उससे लिया जाता है। फिर लास्ट में क्या होता है उसको ग्रेचुटी भी दी जाती है, जब वो रिटायर होके जाता है या छोड़ के जाता है तो उसने इतने सालों काम किया तो उसको ग्रेचुटी का अमाउंट भी दिया जाता है। तो सैलरी, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, जैसे एक आ जाएगा ईएसआई कंट्रीब्यूशन, तो ये भी उसका एम्प्लॉय बेनिफिट में ही आता है। ग्रेचुटी का पार्ट आएगा वो भी एम्प्लॉय बेनिफिट में आता है, तो हम क्या बोलेंगे रिपेयर ऑफ फैक्ट्री मशीन, क्योंकि ये किस में आता है अदर एक्सपेंसेस में आ जाता है, एम्प्लॉय बेनिफिट में नहीं आता, तो हम क्या बोलेंगे सी। ओके, अभी आपका काम का नहीं है क्योंकि ये कॉमन साइज बैलेंस शीट है, तो आपको पता है कि किसका है कंपैरेटिव और कॉमन साइज यानी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपके कोर्स में नहीं है। आपके कोर्स में जो है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन वाला, लेकिन एनालिसिस वाला नहीं है। राजस्थान बोर्ड की बात कर रहा हूं, याद रखना। 12th बोल रहा है अगर 365 को आप ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो से डिवाइड कर दोगे, नीचे क्या आ जाएगा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, तो बताओ रेशियो का नाम क्या होगा, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री नहीं, क्योंकि उसके नीचे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड नहीं, उसके नीचे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आता है, तो हम क्या बोलेंगे एवरेज पेमेंट पीरियड। तो जब भी ट्रेड पेबल की बात करेगा, क्रेडिटर्स की बात करेगा, तो एवरेज पेमेंट पीरियड आएगा। तो नंबर ऑफ डेज और मंथ ऊपर आ जाते हैं और नीचे क्या होता है वो स्पेसिफिक रेशियो आ जाता है। अब ट्रेड पेबल है तो एवरेज पेमेंट पीरियड आ जाएगा। चलिए अगले पे आते हैं, अब तो फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको सिंपल सा पार्ट कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या होता है। देखो आपको नहीं बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है फर्म के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, पार्टनर से ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेना है तो कौन लेगी फर्म लेगी, तो फर्म के लिए क्या होगी इनकम, और आपको पता है इसको क्रेडिट करते हो और एंट्री क्या करते हो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, अगला द मैक्सिमम कैपिटल रिटर्न इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनीज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल, इसको रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। जबकि इशूड क्या होता है ऑथराइज का वो पार्ट जो पब्लिक में सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किया है, जबकि ऑथराइज क्या होता है वो मैक्सिमम पार्ट जो कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा हुआ होता है। फिर अगला डिबेंचर में जो इंटरेस्ट की रेट होती है वो हमेशा फिक्स होती है, आपको पता होना चाहिए, जैसे 8% डिबेंचर, तो यहाँ पे कंपनी को 8% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसका मतलब अगर कंपनी को लॉस भी हो रहा है तब भी ये देना पड़ेगा, यानी तब भी कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। When debentures are issued at premium, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को कहां दिखाया जाता है, देखो ये इशू प्रीमियम पे है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या करेंगे क्रेडिटेड करेंगे। ओके, अब इसके बाद है ट्रेंड एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ, अब देखो सीधी सी बात है वैसे तो फाइनेंशियल एनालिसिस ही बोलते हैं, लेकिन ये चैप्टर कौन सा था एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें कंपैरेटिव कॉमन ट्रेंड, लेकिन फिर भी कभी आ गया तो रखना कि ट्रेंड एनालिसिस इज द टेक्निक ऑफ
फाइनेंशियल एनालिसिस होता है, वैसे कोर्स में नहीं। लिक्विडिटी रेशियो को और किस अदर नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको बताया था क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। तो हम क्या बोलेंगे? एसिड टेस्ट रेशियो। तो ये हो गया अपना 2022 से रिलेटेड। इस तरीके से आपके कितने 12 और 6। लेकिन अभी याद रखना कि आपका वो फॉर्मेट चेंज हो गया या ब्लूप्रिंट एक तरीके से आपने देखा हुआ, तो आपके 18 एमसीक्यूज आएंगे इस बार 24-25 में। 8 मार्च को आपका पेपर है, आपको पता है, तो आपको उसकी जोरों शोरों से तैयारी करनी चाहिए। फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स भी आपके आएंगे, तो अराउंड वो भी 6 या 7 जो भी, एक बार चेक कर लेना, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ। फिर फिल इन द ब्लैंक्स शायद 6 या 7 ही होंगे, एक बार कंफर्म कर लेना, कमेंट करके बता देना मुझे भी। तो वो आपके एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स दोनों आएंगे। तो ये एग्जाम में आपके पास होने के लिए जरूरी है, क्योंकि 20 तो आपके सेशनल मार्क्स जाते हैं और 80 आपके क्या है, आपको एफर्ट करने पड़ते हैं। तो 80 में से मैं चाहता हूं कि आप 80 ही लेके आए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो सारे देखो, क्योंकि देखो एनसीईआरटी के बाहर से कहीं से भी नहीं आएगा, एनसीईआरटी से ही आता है। या आपने जो कॉन्सेप्ट कवर किया है वही आता है। आप फालतू की और रेफरेंस बुकों की तरफ बढ़ोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और आपका मनी भी वेस्ट होगा ही होगा। अब देखिए हम आते हैं 2023 की तरफ, तो इस पे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका देख लेते हैं। ये भी 2023 बोर्ड का ही है। देखो ये मॉडल पेपर नहीं है, ये बोर्ड के मेन पेपर है जो आ चुके हैं। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और यार ना, मैं कोई कटिंग नहीं कर रहा वीडियो में, देखो पानी भी पी रहा हूं, तो मैं कोई एडिट नहीं करता क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। वो तो मुझे लास्ट में लोगों ने स्पेसिफिकली बोला, बच्चों ने, कि सर बना के दे दो, बार बार कमेंट आ रहे हैं, इसलिए मैं आपके लिए ही प्रोवाइड कर रहा हूं। ओके, नहीं तो लाइफ बहुत बिजी लगी पड़ी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ? अब देखो ये एनपीओ का था तो ये काम का नहीं है। अगला, आशा पार्टनर है फॉर्म में, वो क्या करती है? 5000 ईच क्वार्टरली एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। इसका मतलब क्या करती है? वो 5000 निकालती है हर क्वार्टर, और हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। जैसे ही बिगिनिंग का पार्ट आया तो आपको पता है क्वार्टर के लिए आप क्या बोलते हो? सर n+3/2। मिडिल के लिए क्या बोलते हो? n/2। और एंड के लिए क्या बोलते हो? अगर क्वार्टर का एंड है तो n-3/2। और मंथ के लिए याद रखना n+1/2, n/2 और n-1/2। तो ये मंथ के लिए बिगिनिंग मिडिल एंड, और ये क्वार्टर के लिए बिगिनिंग मिडिल एंड। तो जैसे आपको पता चला बिगिनिंग में, और आपको पता पूरे 12 महीने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, तो पूरे वो 12 महीने के लिए विड्रॉन किया है, हर 3-3 महीने में। तो हम क्या करेंगे? एन का मतलब क्या हो गया? 12। नंबर ऑफ मंथ्स कितने होंगे एक साल में? 12। तो 12 + 3/2, तो हम क्या बोलेंगे? 7.5 आ जाएगा। सपोज करो इसकी जगह एंड दिया होता तो हम क्या करते हैं? n-3 वाला, 12-3/2, यानी 9/2, 4.5। तो कईयों को रट जाता है कैसे? 7.5, फिर मिडिल का आएगा 6 और एंड का आएगा 4.5। वैसे अगर मंथली ड्राइंग होती तो उस केस में n+1 लगाते तो आपका आता है 6.5, n/2 लगाते तो 6 और n-1/2 लगाते तो 5.5। तो ये मंथली ड्राइंग के लिए है और ये क्वार्टरली ड्राइंग के लिए। तो अपना आंसर होगा 7.5, क्योंकि बिगिनिंग की बात कर रहा है। अगला थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कविता ममता पार्टनर है, 4.5 और 5.5। देखो इसको मैं बोल दूंगा 4.5 और 5.5। अब दोनों मिला के कितने बन जाएंगे? 10। याद रख लेना। उन्होंने एडमिट किया अक्षिता को एज ए न्यू पार्टनर। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना है? 7:11:2 इन फ्यूचर। व्हाट विल बी द सैक्रिफाइस रेशियो? अब देखिए सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकलता है, आपको पता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो किसका निकालना है? कविता का और ममता का। कविता का पुराना हिस्सा देखो कितना है? 4.5/10। ममता का पुराना कितना है? 5.5/10। अब न्यू रेशियो क्या है? देखो अक्षिता आई है, तो आपको पता है कि नया रेशियो कविता का कितना हो गया? 7/20। और ये ममता का कितना हो गया? 11/20। तो निकाल के देख लेते हैं एक बार। देखो 10 10 ये आ गया 20 एलसीएम, 10×2 = 20 और 10×2 = 20, तो 2 कॉमन आ गया, और 2 को 4.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा। 9 में से 7 गए तो कितना आएगा? 2/20। और यहां देखिए 20, 10×2 = 20, 2 कॉमन, 2 को 5.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11। 21 × 20 तो 1 कॉमन, 1 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 11, 11 आएंगे, 11 में से 11 गए 0। तो आपका आंसर जो होगा वो बी, 2:0। इसका मतलब सिर्फ सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? कविता ही कर रही है। ठीक है। अगला, गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड इन द कंडीशन। तो आपको पता है सैक्रिफाइस तो एडमिशन में होता है,
लेकिन जो गेनिंग होता है वो रिटायरमेंट में भी होता है और डेथ में भी होता है। तो हम क्या बोलेंगे, बोथ ए एंड बी। ओके, अगला, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स विल बी ट्रांसफर्ड। तो जैसे फर्म डिसॉल्व होती है तो आपको पता है कि प्रोविजन कहां जाता है सर, प्रोविजन जाता है रिलेशन अकाउंट में, बाय साइड पे जाना ना, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऐसे करते थे जब आप रिलायशन अकाउंट बनाते थे। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन। प्रोविजन पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाता, लेकिन अगर जनरल रिजर्व लिखा होता, रिजर्व फंड होता, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल होता, तो वो पार्टनर्स कैपिटल में जाता, समझ गए। लेकिन प्रोविजन जो भी होंगे वो किस में जाएंगे, रिलायशन में जाएंगे। फिर आपको बोल रहा है सर ये कंपनी से रिलेटेड, व्हाट इज द मैक्सिमम एनुअल एवरेज टर्नओवर इन 1% कंपनी, याद रखना 1% कंपनी में एक तो एवरेज एनुअल टर्नओवर बोलेगा, ये पिछले 3 सालों का होता है, याद रखना इसके पिछले 3 सालों का, तो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर है 2 करोड़। लेकिन ये जो 50 लाख है वो पेड अप कैपिटल के लिए बोलता है, तो पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 50 लाख है उससे ज्यादा हो जाती है तो उस केस में आप क्या बन जाओगे, प्राइवेट कंपनी में आपको आना पड़ेगा, या और बड़ी कंपनी बन जाते हो तो फिर या तो पब्लिक लिमिटेड बन जाओ, लिस्टेड बन जाओ। लेकिन अगर आप 50 करोड़ बोल दिया गलती से, मैंने 50 करोड़ बोल दिया होगा तो माफ करना, 50 लाख बोल रहा हूं। तो अगर 50 लाख से कम है तो उस केस में ही आप 1% कंपनी रहोगे। तो ये 50 लाख जो है ये पेड अप कैपिटल के लिए है, और एनुअल एवरेज टर्नओवर के लिए आपको 2 करोड़ देखना है। तो आपका आंसर जो होगा वो 6 का क्या होगा, 8, 2 करोड़। चलिए अब 7, इन द एब्सेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर विल बी 10% पर एनम अकॉर्डिंग टू, देखो आ गया ना। अब आपको इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर भी बोल दिया, आपको 10% भी बता दिया, तो इसका मतलब आंसर तो बता ही दिया ना, लेकिन साथ में पूछा क्या है, अकॉर्डिंग टू, किस टेबल के अकॉर्डिंग, तो आप क्या बोलोगे, टेबल एफ के अकॉर्डिंग। ओके, तो कॉल्स इन एरियर पे जो इंटरेस्ट होता है वो 10% और कॉल्स इन एडवांस पे 12%, 12%, किसके अकॉर्डिंग, टेबल एफ के अकॉर्डिंग। अगला देखिए, अगला बोल रहा है फ्रॉम द व्यू ऑफ इन्वेस्टर्स कंपनसेशन जीरो कूपन रेट डिबेंचर आर इशूड। देखो क्या है कि अगर एक कंपनी 100 रुपए के डिबेंचर इशू कर रही है और क्या करती है, 100 रुपए के डिबेंचर इशू करती है और उस पर इंटरेस्ट नहीं देती, जीरो कूपन की बात कर रहा है, तो आगे परसेंटेज होता ही नहीं है, 0% है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। तो क्या आप खरीदोगे, नहीं। तो अगर कंपनी इनिशियली आपको डिस्काउंट पे इशू करेगी, मतलब 100 की जगह आपको कितने में दे दिए, 60 में दे दिए, तब आप खरीदोगे। क्यों? क्योंकि मैच्योरिटी पर आपको 100 रुपीज मिलेंगे, लेकिन अभी आपने अपनी जेब से 60 रुपीज दिए। तो जनरली जीरो कूपन रेट का मतलब क्या होता है, जिसपे इंटरेस्ट की रेट नहीं होती, यानी इंटरेस्ट नहीं मिलता। लेकिन ये इन्वेस्टर्स को कंपनसेट करने के लिए कंपनी किस पे देती है, हैवी डिस्काउंट पे देती है। तो हम क्या बोलेंगे, किस पे इशू होते हैं, एट डिस्काउंट। ओके, अगला, जब भी आप इशू करते हो और साथ में रिडीम करते हो, अगर रिडीम प्रीमियम पे है तो आपको पता है कि नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, टू डिबेंचर और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यही करना पड़ेगा ना। अब जितना प्रीमियम बना हुआ है ये रिडम्पशन का प्रीमियम है, इसका मतलब क्या है, जब भी मैच्योरिटी होगी तो डिबेंचर के साथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 लाख है और 10% रिडम्पशन का प्रीमियम है तो 20,000, तो आपको 20,000 देने और 2 लाख भी देने, टोटल मिला के 2,20,000 देने। जैसे मान लो 5 साल के डिबेंचर है तो 5 साल बाद। लेकिन आज प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो, प्रीमियम तो बना रहे हो, यानी लाइबिलिटी तो क्रिएट कर रहे हो, साथ में आपको लॉस भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, यही तो करते हो। फिर ऊपर क्या होता है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यही तो होती है एंट्री। इससे पहले एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ऐसे तो होती। तो जो लॉस है वो किसका है, इस प्रीमियम से रिलेटेड ही है। तो वो कहां ट्रांसफर होता है, इन लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। देखो हो गया ना ट्रांसफर, ये रहा, तो ए ऑप्शन होगा। अब ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो ये रिडम्पशन लिखा गया, तो लॉस ऑन रिडम्पशन नहीं बोलते, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर बोलते हैं, तो ए ऑप्शन आएगा, और ये दोनों तो होंगे ही नहीं। ओके, ऐसे ये जो डिस्काउंट ऑन इशू होता है, ये इशू वाला डिस्काउंट है, इशूड एट डिस्काउंट, इसलिए ये भी याद रख लेना। और डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन आपका आपके कोर्स में है ही नहीं, आपके केस में है ही नहीं, क्योंकि वो कैपिटल लेजर का पार्ट होता है, वो फायदे को डिनोट करता है कंपनी के। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट रिलेटेड टू रिजर्व एंड सरप्लस, तो सीधी सी बात है, ये रिलेट करता है, ये भी रिलेट करता है और ये भी करता है, तो कौन सा नहीं करता, ये वाला नहीं करता। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, एक बार मैं हटा देता हूं। तो आंसर आपका जो होगा वो होगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कि कौन सा रिलेटेड नहीं है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। 11th आपका नहीं है कोर्स में, क्योंकि ये कंपेरेटिव कॉमन साइज का है। ओके, अगला, अब ये आपका कैश फ्लो से रिलेटेड है, आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी है, आपको नेट प्रॉफिट अर्न दे रखा है, तो इसका मतलब इनडायरेक्ट मेथड है। तो आप क्या करते हो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशन,
फिर आप एडजस्टमेंट करते हो फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, उसके बाद आता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब वर्किंग कैपिटल में आपकी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी आती है। तो मैंने क्या बताया था, करंट लायबिलिटी में सीधा इंक्रीज हो रहा है तो ऐड कर दोगे, डिक्रीज हो रहा है तो लेस कर दोगे, और करंट असेट्स में उल्टा, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है तो लेस और डिक्रीज हो रहा है तो ऐड। क्यों? क्योंकि मेन है वर्किंग कैपिटल, जब वर्किंग कैपिटल बढ़ती है तो आप लेस करते हो और जब कम होती है तो ऐड करते हो। तो ये बोलता है करंट लायबिलिटी से वर्किंग कैपिटल बढ़ती है जब करंट लायबिलिटी बढ़ती है, और करंट लायबिलिटी कम होती है तो वर्किंग कैपिटल कम होती है। ऐसे बोला क्या? नहीं, इसका मतलब ये है करंट लायबिलिटी जब बढ़ती है तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है? कम। तो आप इतना लॉजिक याद नहीं रखोगे तो सबसे सिंपल याद रख लेना, जैसे मैं बच्चों को अपने, जैसे क्या होता है कई बार मेरे वीक बच्चे भी आते हैं तो वो इतना समझ नहीं पाते हैं, तो मैंने क्या बोलता हूं कि करंट असेट्स में उल्टा और करंट लायबिलिटी में सीधा। अब अगर आपका स्टॉक 15 से 1 लाख हो रहा है, इसका मतलब 85 इंक्रीज हो गया। तो मैंने क्या बताया, जब इंक्रीज होती है करंट असेट तो क्या कर देंगे? लेस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 75,000 का नेट प्रॉफिट है और उसमें माइनस क्या कर दोगे? इंक्रीज इन स्टॉक। तो स्टॉक कितने से इंक्रीज हुआ? 85 से। तो जैसे माइनस करोगे तो आपका 10,000 माइनस आ जाएगा। तो आंसर क्या है? कैश यूज्ड हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, कितने का? माइनस का 10,000। इनफ्लो नहीं हुआ है, आउटफ्लो एक तरीके से। तो यहाँ पे आपसे कैश फ्लो पूछा गया है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, तो हम क्या बोलेंगे? माइनस का 10,000। ओके, अगला कह रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट किसकी समरी होती है? वैसे तो वो कैश बुक की होती है, लेकिन ये एनपीओ से रिलेटेड है तो आपके कोर्स में नहीं है यार। अगला, पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ओपन अंडर। अब आपको पता है कि करंट अकाउंट किस में खुलता है? फिक्स कैपिटल में। फिक्स में दो अकाउंट खुलते हैं, करंट और कैपिटल। फिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि कैपिटल सिर्फ दो वजह से ही चेंज होती है, या तो एडिशनल कैपिटल से या कैपिटल विड्रॉन से, और बाकी सारे एडजस्टमेंट किस में जाते हैं? करंट अकाउंट में जाते हैं। तो वो कौन सा अकाउंट मेथड है? कौन सा मेथड है? फिक्स कैपिटल है। और फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट खुलता है, पार्टनर्स कैपिटल खुलता है। ओके, तो हम क्या बोलेंगे? फिक्स्ड। फिर अगला है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर इज डेबिटेड इन। याद रखना, रिवोल्यूशन में तो नहीं होगा क्योंकि वो एडमिशन और रिटायरमेंट से रिलेटेड है। डिसोल्यूशन में कौन सा अकाउंट खुलता है? रिलाइजेशन। तो आप एंट्री क्या करोगे? चाहे अनरिकॉर्डेड हो चाहे रिकॉर्डेड लायबिलिटी हो, पे करने की एंट्री क्या होती है? रिलाइजेशन टू बैंक। तो आप किस में डेबिट करोगे? रिलाइजेशन अकाउंट में। ओके, मैंने देखो आपको बताया था इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर हमेशा क्या होता है? चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज, इनकम नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम होती है पार्टनरशिप फॉर्म में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है, लेकिन वो एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है। यहाँ पे कंपनी के केस में जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो कंपनी को क्या करते हैं? लोन प्रोवाइड करने वाले होते हैं, क्योंकि कंपनी की वो बोरोड कैपिटल मानी जाती है। तो कंपनी को उस पर क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो चाहे कंपनी को लॉस भी हो रहा है तब भी कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो उसे क्या बोलते हैं? चार्ज ऑन प्रॉफिट या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो यहाँ पे चार्ज है। अगला, ऐसी लाइबिलिटी जो 12 महीने के अंदर सेटल हो जाए। देखो सेटल जब आएगा तो वो लाइबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे तो नॉर्मल पूछा है, नॉन करंट या करंट, तो हम क्या बोलेंगे? करंट। करंट आइटम टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ। अगर रिलाइज हो जाते हैं तो करंट असेट्स है, और अगर पे हो जाती है तो करंट लाइबिलिटी है। ये भी याद रख लेना, ये भी पूछ सकता है। अगर ऑपरेटिंग साइकिल या 12 महीने के अंदर रिलाइज हो जाते हैं तो करंट असेट्स, या ऑपरेटिंग साइकिल या 12 महीने के अंदर पे हो जाते हैं तो करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? ये करंट है क्योंकि 12 महीने के अंदर सेटल हो रही है। अब इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड होता और नॉर्मल एक्टिविटी होती, कहने का मतलब आपका काम कपड़े खरीदने बेचने का है, आपका काम फर्नीचर खरीदने बेचने का है, तो आपके पास पैसा पड़ा है, आपने जो फालतू पैसा पड़ा था बिजनेस में वो क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया शेयर मार्केट में। आपने डिबेंचर खरीद लिए, यानी डिबेंचर क्या? किसी कंपनी के खरीद लिए, तो उस पर आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। आपने किसी को लोन दे दिया, एडवांस दे दिया, तो उस पर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट या डिविडेंड। तो किसका पार्ट है? आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। लेकिन अगर आपका काम ही है, क्योंकि आप फाइनेंशियल एंटरप्राइज हो, तो आपका काम ही क्या है? लोन देना, लोन लेना, ये तो काम है आपका। तो सीधी सी बात है, जो इंटरेस्ट रिसीव्ड या इंटरेस्ट पेड होगा वो आपकी कौन सी एक्टिविटी होगी? ऑपरेटिंग। तो ये बोल रहा है इंटरेस्ट और जो डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है वो फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, याद रख लेना। ओके, ये भी खत्म। अब अगले में बढ़ते हैं, अगले में फिर बढ़ते हैं, और ये सिर्फ थोड़ा थक जाते हैं ना, तो यार ना मेरी वीडियो में कोई कट नहीं है। कट वही लगाते हैं जिनको बार बार क्या होती है? दिक्कत होती है। हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें कोई कट लगाने की नीड नहीं है। चलिए अगले पे आते हैं, और देखिए हार्डली आपकी क्या होगी? 30 to 35 मिनट की वीडियो बनेगी। तो आपको इसी तरीके से क्या होगी? आधे आधे एक एक घंटे की वीडियो मिलती जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, याद रखना ये आपका जो है वो पिछले साल से रिलेटेड है, 2023-24, क्योंकि अब जो आप दे रहे हो पेपर वो 24-25 का दोगे।
तो ये 23 24 से रिलेटेड है प्रीवियस ईयर। तो कैसे आए थे देखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट रिलेटेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो आपको पता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड क्या होता है, पहले देखिए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल होता है, सैलरी भी होता है और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग भी होता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये पीएनएल अकाउंट से रिलेटेड होता है। क्यों? क्योंकि ये चार्ज होता है। जब भी कोई लोन का पार्ट आता है तो वो हमेशा उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा चार्ज होता है, तो पीएनएल अकाउंट में जाएगा। तो कौन सा रिलेटेड नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? सी। समझ गए? अब देखिए बोल रहा है संगीता सुमन पार्टनर है 5:3 में। किसको? अंशु को एडमिट किया 1/8 शेयर के लिए, विच ही रिसीव फ्रॉम बोथ ऑफ देम इन इक्वल प्रोपोर्शन। अंशु क्या करता है? दोनों से इक्वल प्रोपोर्शन में लेता है। तो इसका मतलब संगीता और सुमन ने 1:1 में सेक्रीफाइस किया है। तो आपसे पूछा सेक्रीफाइस क्या है, बताओ। तो बस ये इक्वल। अब कई लोग ये कर देंगे, भाई गलत है। कई लोग ये कर देंगे, गलत है। ये कर देंगे, गलत है। तो सही क्या है? 1:1। तो गिवन था, सीधी सी बात। अब देखिए कितना सिंपल सा आया। थर्ड वाला, आशा सुमित्रा सोनिया पार्टनर है 2/8 1/2 3/8। तो सीधी सी बात है, अगर आप एलसीएम लोगे और इसको सही कर दोगे, क्योंकि बेस सेम नहीं है, तो आपने 8 ले लिया तो आ गया 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 8 1 जा 8, 3 1 जा 3, तो 2 4 3 आ गया। अब देखिए कौन रिटायर हो गई? सोनिया। सोनिया चली गई। तो गेनिंग रेशो क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? पुराना रेशो ही नया और पुराना रेशो ही गेनिंग होता है यार ना। तो यहां पे आप काट दोगे 2:4 को, तो आ जाएगा 1:2। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला कह रहा है गेनिंग रेशो इज कैलकुलेटेड। देखो ये वापस आ गया। तो आप देख सकते हैं जब भी आप, जैसे मैंने 3 साल के उठाए, अगर आप इसके प्रीवियस ईयर की भी उठा के देखोगे जितने पेपर, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अरे जो कोर्स में नहीं है उसको छोड़ दो, लेकिन बाकी सब तो है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अरे अच्छा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क के 3 मार्क के ऐसे आ रहे हैं। तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपके वेरी शॉर्ट आ रहे थे, शॉर्ट आ रहे थे। ओके, तो गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड ऑन डेथ ऑफ पार्टनर, हाँ। ऑन एडमिशन, ना। एडमिशन पे तो सैक्रिफाइस रेशियो होता है। तो गेनिंग रेशियो डेथ पे होता है और रिटायरमेंट पे होता है। तो हम क्या बोलेंगे? बोथ ए एंड सी। तो डी अपना आंसर होगा इसका। ओके, अब कह रहा है विच अकाउंट इज नॉट ओपन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो आपको पता है सर, जब फर्म डिसॉल्व होती है तो रिलेशन खोला जाता है, बैंक अकाउंट भी खोलते हैं, क्योंकि लास्ट में यही रहता है और उसके बाद बंद हो जाता है। इसमें कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं होता, क्योंकि फर्म बंद हो रही है। तो रिलेशन खोलेंगे, बंद कर देंगे। बैंक अकाउंट खोलेंगे, इसको बंद कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल खोलेंगे, इसको बंद कर देंगे। लास्ट में जो बनता है वो आपका बैंक अकाउंट बनता है। तो रिलायशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक ऐसे बनता है। रिवोल्यूशन एडमिशन और रिटायरमेंट में बनता है यार, लेना ठीक है। और डेथ में भी एडमिशन रिटायरमेंट डेथ, इसमें रिवोल्यूशन बनता है। एडमिशन में सैक्रिफाइस रेशियो, रिटायरमेंट डेथ में गेनिंग रेशियो। रिवोल्यूशन एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में बनता है, और जो रिलायशन है वो डिसोल्यूशन के केस में बनता है। तो हम क्या बोलेंगे? कौन सा अकाउंट ओपन नहीं होता? सी। कौन सा? सी, रिवोल्यूशन अकाउंट। प्रोरेटा अलॉटमेंट अप्लाइज इन द केस ऑफ, तो सीधी सी बात है, एप्लीकेशन ज्यादा की आ गई। जैसे 10,000 की जगह 20,000 की एप्लीकेशन आ गई, तो उसमें हमने क्या करा? 5 वालों को निल दे दिए और बाकी जो 15 वाले हैं उनको हमने 10 दे दिए, क्योंकि हमने इशू कितने करे थे ये, और एप्लीकेशन कितने की आ गई? 20 की, जिसमें हमने 5 वालों को निल दे दिए, अलॉट किए, और 15 वालों को कितने देंगे? जितने हमने इशू करे 10। तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोरेटा, यानी प्रोपोर्शनेट अलॉट किए। तो कब होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? व्हेन नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड आर मोर देन नंबर ऑफ शेयर इशूड टू पब्लिक, तो उसे ओवर सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। ये थ्योरी में आपका आ जाएगा, क्योंकि इस बार आपका क्या है? डिबेंचर का और शेयर का पार्ट ज्यादा है ना। आपको पता है कि अराउंड 13-15 मार्क्स की आपकी डिबेंचर, यानी टोटल मिला के 27 मार्क्स की शेयर कैपिटल डिबेंचर आपकी बन रही है। तो आपको जरूर पढ़ के जाना है। 7, संजीव लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम बानो लिमिटेड फॉर 1,98,000 इन फुल पेमेंट। कह रहा है इट्स फुल पेमेंट इज डन बाय इशूइंग इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, जो कि 10% प्रीमियम पे इशू किए गए। तो नंबर ऑफ शेयर विल बी, तो देखो आपको पता है कि आप क्या करोगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बानो लिमिटेड, कितने से? 198। अब आप बानो लिमिटेड को क्या कर रहे हो? 198 के बदले, अमाउंट के बदले में क्या दे रहे हो? शेयर दे रहे हो। तो इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब आपको बोला क्या गया है? सिर्फ नंबर ऑफ शेयर निकालना है, एंट्री नहीं बोली, पर मैं सिखा रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में एंट्री भी आ गई तो आपको आनी चाहिए। तो आप क्या बोलोगे? सर परचेज कंसिडरेशन ड्यू कितना? 198, या अमाउंट पेबल लिख सकते हो। नीचे क्या करोगे? इशू प्राइस। इशू प्राइस कितनी है? 100 + 10, क्योंकि 10% प्रीमियम पे, तो 110 करोगे। जैसे आप जीरो काटोगे, 11 1 जा 11, 11 8 जा
88 और ये आ जाएगा 1800, कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे शेयर्स कितने आ जाएंगे? 1800। शेयर की जगह डिबेंचर वाला भी आ सकता है। अब देखो कैपिटल में फेस वैल्यू जाएगी तो 1800 इंटू 100, तो इसका मतलब 1,80,000 और यहाँ जाएगा 1800 इंटू 10 यानी 18,000, 18,000। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा, ये बानू लिमिटेड में कितना जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो अभी पूछा गया है नंबर ऑफ शेयर, तो हम क्या बोलेंगे? 1800। ओके। अब बोल रहा है डिबेंचर के बदले कौन से वर्ड का यूज होता है, तो देखो सीधी सी बात है, बॉन्ड का यूज होता है। ये भी आपकी किताब में डिबेंचर लैटिन वर्ड से आया रखना, जिसको डिबेरे बोला जाता है, DEBERE, आपकी किताब में दे रखा है एनसीईआरटी की। तो डिबेंचर की जगह आप बॉन्ड भी यूज कर सकते हो, इक्विटी प्रेफरेंशियल यूज नहीं करोगे। ओके, तो आपका आंसर होगा बॉन्ड। अगला, डिबेंचर इशूड एट पार आर रिडीमेबल एट प्रीमियम। देखो आ गया वही, पिछले एग्जाम में भी आया था, इस एग्जाम में भी आ गया। अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल इज ट्रांसफर्ड, तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो मैंने बताया था टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो ऊपर क्या बनाओगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये बनाओगे तो आप क्या बोलोगे? ये बी। ये भी नहीं बनेगा क्योंकि ये इशू वाला डिस्काउंट होता है, जबकि इशू पार पे की है, रिडीम प्रीमियम पे। तो प्रीमियम का प्रोविजन बनाया और ऊपर क्या बना दिया आपने? लॉस क्रिएट कर लिया, तो ये आएगा। जनरली और सिक्योरिटी प्रीमियम तो आपके क्या होते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होते हैं जनरली, तो ये तो काम आते हैं, ये आगे किसी न किसी चीज के लिए काम आते हैं। जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किसके लिए होता है, ये आपसे पूछ लेगा एग्जाम में। तो फुली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए होता है। जितने भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम रिडम्पशन डिबेंचर, उनको रिटर्न ऑफ करने के लिए काम में आता है। और एक मुझे ध्यान आ रहा है, खुद के शेयर बायबैक करने के लिए भी काम में आ जाता है। जबकि जनरल रिजर्व तो फ्री रिजर्व है, तो आराम से यूज हो सकता है। डिविडेंड देने के लिए काम में आ जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज डिविडेंड के लिए काम में नहीं आता है, याद रखना। डिविडेंड पे करने, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कौन सा नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? वो डिविडेंड के लिए काम में नहीं आता है, याद रखना। ठीक है, डिविडेंड के लिए फ्री रिजर्व लेते हैं, जैसे जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, रिजर्व फंड, ये सब कुछ लेते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लेते हैं। अगला, सूरतगढ़ लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम भीलवाड़ा लिमिटेड फॉर 180 और बदले में 100 रुपए वाले 9% डिवेंचर 10% डिस्काउंट पे। कह रहा है हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू द डिस्काउंट अकाउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब आपको पता है सिंपल सा पार्ट है सर, इसकी एंट्री करके देखो तो मशीनरी टू भीलवाड़ा लिमिटेड 180 से इस बार। सर इसके बाद क्या करा हमने? भीलवाड़ा लिमिटेड को क्या करा? डिस्काउंट पे दे दिए, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर शॉर्ट में लिख लेता हूं और 2 क्या कर देता हूं? कितने? 9% डिवेंचर। अब आपको क्या करना है? नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने। तो आप क्या बोलोगे? अमाउंट पेबल या पीसी ड्यू डिवाइड बाय इशू प्राइस। इस बार इशू प्राइस क्या है? 100 माइनस 10% यानी 10, तो 1,80,000 डिवाइड बाय 90, ये कटे तो ये आ गए सर 2000। कितना आ गया? 2000। तो यहाँ पे बीएल में कितना लिखोगे? 180 ही लिखोगे। डिवेंचर में कितना लिखोगे? 2000 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? 2 लाख। 2 लाख में से 180 गए तो कितना आ गया? 20,000। चाहे ऐसे भी देख सकते हो, 2000 डिवेंचर है, 10 रुपीज का डिस्काउंट है पर डिवेंचर। 10 रुपीज का है ना, ये रहा 10%, तो 100 का 10% 10 रुपीज, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 20,000। कह रहा है कितना डेबिट होगा, तो हम क्या बोलेंगे? 20,000। अगर नंबर ऑफ डिवेंचर बोलता तो 2000 होते, यहाँ पे इस बार डिस्काउंट पूछा। अगला देखो वही आ गया, तो सारे लिंक होते हैं। लोग बोलते हैं अरे पिछले सालों की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो, वो तो आएगा ही नहीं। अरे लिंक होते हैं। आप क्या करोगे? पास्ट ईयर के पेपर की तैयारी करोगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि यार मैं कहां सही हूं या कहां गलत है, ये सारा पार्ट। दोज लाइबिलिटी विच आर सेटल्ड विद इन 12 मंथ आर कॉल्ड, तो हम क्या बोलेंगे? करंट लाइबिलिटी। अगर ये बोलता है दोज असेट्स विच आर रियलाइज्ड, ऐसे बोलता है विच आर रियलाइज्ड मतलब वसूल हो गई, तो करंट असेट्स। ओके, लेकिन अभी बोल रहा है लाइबिलिटी और सेटल, सेटल का मतलब होता है पे करना, तो वो किस में जाएगा? करंट लाइबिलिटी 12 महीने के अंदर। अगर 12 महीने बाद होती तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी होती। समझ गए? तो अभी है करंट लाइबिलिटी। एक आइडियल डेट इक्विटी रेशियो क्या है? 2:1। देखो बीकॉम की बुक्स में तो ये है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी की बुक में जाके देख लेना, वो 2:1 है। तो इसका मतलब क्या है? अगर शेयर होल्डर फंड आपकी 10 लाख की है तो डेट आपके 20 लाख सेफ माने जाते हैं, यानी ठीक है। कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन दिखाता है ये, सॉल्वेंसी रेशियो, और कौन सी? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी दिखाता है। क्या दिखाता है? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। समझ गए? ये है, तो हम क्या बोलेंगे? 2:1।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्टिविटी, इसमें से कौन सी नहीं है? तो देखो ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, लेकिन फंड फ्लो नहीं है। इसमें से कौन सी कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक्टिविटी नहीं है? तो फंड फ्लो नहीं है। तो आंसर क्या होगा? ए। अब देखिए ये वाला है जो ये आपका जो दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स का, ये आपका नॉर्मल भी आ चुका है 2 मार्क्स में, कभी 1 मार्क का दे दिया, कभी 2 मार्क्स का दे दिया। अगर पिछले साल के पेपर में देखोगे तो वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में आपको ये 2 मार्क्स का देखने को मिल जाएगा। और अभी पिछले साल का जो पेपर था, पिछले साल का जो पेपर था यानी जो मैं करवा रहा हूं 23-24 वाला, इसमें देखो एमसीक्यूज में आ गया। तो आपको क्या करना है? प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना है और आपको बताना है कि कितना कैश आउटफ्लो हुआ। तो आप प्रोविजन फॉर टैक्स बनाओगे, आप बाय बैलेंस लिखोगे ब्रॉट डाउन, और टू बैलेंस कैरेट डाउन। ब्रॉट डाउन में लिखोगे ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या होती है? लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी का बैलेंस कहाँ आता है? आपका क्रेडिट साइड पे आता है। जो क्लोजिंग होता है वो अपोजिट साइड पे आता है। आ गया? अब आपने क्या करा? प्रोविजन, इसके बाद बोल रहा है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। मेड का मतलब होता है पीएनएल में, और पेड का मतलब होता है बैंक। अब इसने मेड बोला है तो मेड का मतलब आपका बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। कितना है? 12। 12 प्लस 10 कितने होते हैं? 22। अब 22 में से 15 गए तो बाकी क्या आ जाएंगे? 7000। तो इसका मतलब टू बैंक। तो आपसे ये आपका बैलेंसिंग फिगर से आ गया टू बैंक, ये वाला 7000। तो हम क्या बोलेंगे? कैश आउटफ्लो कितना होगा? 7000। अब अगर पेड दिया होता, मान लो मेड की जगह पेड लिखा होता और 12 की जगह 7 लिखा होता, तो ये आपको दिया होता और ये आपको निकालना पड़ता बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो ऐसे भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे तो अभी पेड निकालना था, तो पेड आपका है 7000। 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉन कैश। देखो आपको पता है कि डेप्रिसिएशन हमेशा नॉन कैश होता है, कैश तो कैश ही है। बैंक डिपॉजिट क्या है? कभी भी आपने बैंक में पैसे जमा कराए, निकाल सकते हो पैसे, या एफडी करवाई तो आपको पता है मैच्योरिटी से पहले भी तोड़वा सकते हो, मैच्योरिटी की पैसा मिलेगा। वैसे ही मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या होती है? जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आपने कैश में जमा कराए, आपने करंट अकाउंट खुलवाया, आपने जो बैंक में डिमांड डिपॉजिट कराई, कभी भी निकाल सकते हो पैसे। मार्केटेबल सिक्योरिटी, इसका मतलब शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट जो कि आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए, तो कभी भी आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स। तो क्या कैश जा रहा है? नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? नॉन कैश आइटम सी। नॉन कैश आइटम क्या है? सी है। अगला, अब देखिए आपके लिए फायदा क्या है, जब भी आपके फिलअप्स आते हैं तो वहां पे ऑप्शन आता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या होता है? राजस्थान बोर्ड में ऑप्शन नहीं आते, तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज है इकोनॉमिक्स में। बीएसटी में भी शायद ऐसा ही है, लेकिन अकाउंट्स में तो आ जाता है, आपका फायदा है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, सीधी सी बात है, मैं आपको जनरल रिजर्व बोलूंगा, रिजर्व फंड बोलूंगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस बोलूंगा, तो ये सारे आपके क्या है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व है, लॉस नहीं है। अगर मैं डेबिट बैलेंस बोलूंगा तो लॉस है। तो आपको पता है चाहे चाहे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व हो, चाहे एक्यूमुलेटेड लॉस हो, अगर हम पुराने पार्टनर्स में बोलेंगे बटेंगे, तो वो किस रेशो में बटेंगे? पुराने रेशो में ही बटेंगे। पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में ही बटेंगे। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। किस रेशो में? सैक्रिफाइस में तो गुडविल बढ़ती है, क्या बढ़ती है? नए पार्टनर की, जो गुडविल कैश में लाता है या नहीं लाता, तो वो पुराने पार्टनर्स में सैक्रिफाइस रेशो में बढ़ती है। लेकिन जो ये प्रॉफिट या रिजर्व है वो ओल्ड रेशो में बढ़ता है। और पुरानी गुडविल भी, पुरानी गुडविल क्या होती है? जो आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड पे गिवन होती है, पुरानी गुडविल, वो भी ओल्ड रेशो में बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स बढ़ती है, याद रख लेना। ठीक है, अगला, द रेशो इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर विल एक्वायर द शेयर फ्रॉम द रिटायरिंग पार्टनर इज कॉल्ड। तो देखो क्या बोला? कंटिन्यूइंग मतलब रिमेनिंग जो बचे हैं, जैसे ए बी सी। अब सी रिटायर हो गया, तो सी का हिस्सा कौन एक्वायर करेंगे? ए और बी करेंगे। तो ए और बी क्या कहलाएंगे? रिमेनिंग या कंटिन्यूइंग। तो रेशो इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर विल एक्वायर द शेयर फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर इज कॉल्ड गेनिंग रेशो। क्या कहलाता है? गेनिंग रेशो। ठीक है, न्यू नहीं कहलाता। न्यू तो क्या होता है? ओल्ड प्लस गेन होके, कि जितना हिस्सा एक्वायर किया वो जैसे जुड़ेगा तब जाके न्यू आएगा। लेकिन वो रेशो जिसमें जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका हिस्सा कंटिन्यूइंग पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर खरीद रहे हैं जिस हिस्से में, उसे क्या बोला जाता है? गेनिंग रेशो बोला जाता है। अब देखो आ गया, 1% कंपनी पेड अप कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन। अब आपने देखा था पिछली बार जब आया तो वो क्या आया था एमसीक्यूज में, या एमसीक्यूज में वेरी शॉर्ट, सॉरी ऑब्जेक्टिव वाले में एमसीक्यूज में आपने क्या देखा था? वहां पे एवरेज एनुअल टर्नओवर का आया था 2 करोड़ से रिलेटेड। अब यहाँ पे पेड अप कैपिटल का आ गया कि वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। याद रखना 1% कंपनी कौन बनाता है?
जो रेसिडेंट और सिटीजन हो, सिटीजन मतलब इंडिया में रहता हो, सॉरी सिटीजन मतलब क्या होता है, नागरिक हो, यानी यहाँ पे नागरिकता हो, जैसे मैं बाय बर्थ नागरिक हूँ, सिटीजन हूँ, और मैं रह भी आ रहा हूँ, तो सिटीजन एंड रेसिडेंट होना चाहिए। और समथिंग ऐसे कुछ था, नॉन बैंकिंग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी करने वाला नहीं होना चाहिए, तो वो एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, तब जाके ही आप 1% कंपनी बनाओगे। तो एक बार एनसीईआरटी की बुक से जाके जरूर पढ़ लेना, ठीक है। 4 कंडीशन थी उसमें। एक कंपनी कैन इशू स्वैट इक्विटी शेयर एट डिस्काउंट। स्वैट इक्विटी शेयर किसको दिए जाते हैं, एम्प्लॉइज को, डायरेक्टर्स को, क्योंकि उन्होंने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए मेहनत की है। डायरेक्टर मेहनत कर रहा है, एम्प्लॉय मेहनत कर रहा है, तो कंपनी क्या करती है, खुश होके 10 रुपए वाले शेयर क्या करती है, 6 में दे देगी, 7 में दे देगी, यानी डिस्काउंट पे दे देगी। तो जनरली शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, किसको छोड़ के, स्वैट इक्विटी शेयर को छोड़ के। तो इसका मतलब स्वैट इक्विटी शेयर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। 2 केस में डिस्काउंट पे हो सकते हैं, एक तो अगर स्वैट शेयर हो, और दूसरा फॉरफिटेड वाले रीइशू किए हो, तो हम क्या बोलेंगे, रीइशू करे हो एट डिस्काउंट, तो वो कर सकते हैं ना, आपने पढ़ा होगा, जब फॉरफिट करते हैं उसके बाद रीइशू करते हैं तो डिस्काउंट पे कर सकते हैं ऐसे, और वरना डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होते। डैश डिबेंचर आर द डिबेंचर विच कैन बी ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ मेयर डिलीवरी। मैंने आपको बताया जो सिर्फ डिलीवरी से ट्रांसफरेबल होते हैं। अगर आपके पास कोई डिबेंचर है, उसमें नेम वेम नहीं लिख रहा, रजिस्टर्ड नहीं है, और आपने मुझे दे दिए, तो ये मैच्योरिटी आएगी, मैं चले आऊंगा कंपनी के पास, तो मुझे पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पे उसे क्या बोला जाएगा, बियरर बोला जाएगा। समझ गए। अब देखो छठा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, उसका सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस। तो आपको पता है कि जो मेजर हेड है वो क्या होगा, बताओ, करंट लायबिलिटी नहीं, शेयर होल्डर फंड। तो रिजर्व एंड सरप्लस का, रिजर्व एंड सरप्लस सब हेड है, और मेजर हेड क्या आपका, शेयर होल्डर फंड है। उसके अंदर क्या आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब एक आपका ये भी आ सकता है, स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, वो भी इसमें जाता है, याद रखना। वो भी किसमें जाता है, शेयर होल्डर फंड में, रिजर्व एंड सरप्लस में। एक आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी आता है, लेकिन डेबिट भी आता है कई बार। डेबिट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो आप क्या बताओगे, रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, लेकिन क्या जाएगा, नेगेटिव बैलेंस जाएगा, ऐसे आपको बता देना। तो ये आपको जरूर याद रख लेना। अगला, अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 बैलेंस शीट इज प्रिपेयर एज पर। याद ना, बैलेंस शीट पहले शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंग बनती थी, लेकिन जैसे कंपनी एक्ट 2013 आया, यानी आपको पता है कि पूरा चेंज हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल 3 आने लग गया। तो बैलेंस शीट इज प्रिपेयर एज पर शेड्यूल 3, रिवाइज शेड्यूल बोलते हैं, तो रिवाइज शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। याद ना, पार्ट 1 बैलेंस शीट होती है, और पार्ट 2 जो है वो क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ये दोनों किस पार्ट 1 के, शेड्यूल, सॉरी, ये दोनों किसके हैं, शेड्यूल 3। तो शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में बैलेंस शीट होती है, और शेड्यूल 3 के पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल होता है। ओके, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, सारा पार्ट मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, 22, 23 और 24 के वेरी शॉर्ट कवर करेंगे। फिर वेरी शॉर्ट के बाद अगर लगता है कि वीडियो बड़ी हो रही है, तो अगली वीडियो में शॉर्ट टाइप करेंगे, फिर इसी तरीके से लॉन्ग टाइप करेंगे। तो अराउंड 4 to 5 वीडियो बन सकती है, और एग्जाम से पहले आपके सारे डाउट कवर हो जाएंगे। ओके, तो आज वैसे मैं बता देता हूं, देखो 1 मार्च है, और 1 मार्च को ही मैं अपलोड कर दूंगा आपके लिए। ये भी बता देता हूं कि देखो आज अपलोड कर रहा हूं, यानी आज ही बना रहा हूं, और आज ही आपको अपलोड करके दे दूंगा, क्योंकि एडिटिंग नाम की मेरे पास कोई चीज भी नहीं है, और मेरे पास कोई टाइम भी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आपके लिए प्योर प्रोवाइड कर रहा हूं। तो इसी एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लास्ट में क्या बोलूंगा कि मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं चिराग सर के अकाउंट्स के टक्कर में। थैंक यू।